की ताकत अंग्रेजों से कई गुनी बड़ी थी। भौतिक रूप से ये अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे, सैनिक रूप से अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे, आर्थिक रूप से अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे। चीन अंग्रेजों से बहुत 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 बड़ा देश है, कई कई गुना ज्यादा आबादी है, कई कई गुने ज्यादा संसाधन है। तो अंग्रेजों ने देखा कि ना सैनिक रूप से चीन को जीता जा सकता है, ना भौतिक रूप से इनको गुलाम बनाया जा सकता है, ना इनके ऊपर हम सीधे राज्य कायम कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने एक नया रास्ता निकाला कि चीनी नौजवानों को अफीम पिलाओ, नशे का शिकार बनाओ और पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लो। आपको सुनकर हैरानी होगी, 50 साल अंग्रेजों ने चीनी लोगों को अफीम पिला पिला के ही गुलाम बना लिया और पूरा चीन अफीम का शिकार हो गया। बाद में चीन में कुछ नेता निकले और उनको यह बात समझ में आई कि हम तो इन अंग्रेजों के गुलाम हो गए अफीम के चक्कर में, व्यसन के चक्कर में। तब चीन में एक आंदोलन शुरू हुआ जो व्यसन मुक्ति का आंदोलन बना, नशा मुक्ति का आंदोलन बना। तो व्यसन मुक्ति के आंदोलन में से, नशा मुक्ति के आंदोलन में से एक नया चीन निकला। उन्होंने पहले तो अंग्रेजों को मार के भगाया अपने देश में से, अपने देश के पूरे इलाके को स्वतंत्र कराया और इसी स्वतंत्रता में काफी लड़ाइयां हुई अंग्रेजों की चीनी लोगों के साथ। उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ, चीनी लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अंत में अंग्रेज हारे और वहां से भागे। अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन जब चीन में चला तो वहां भी स्वदेशी आंदोलन ही मूल आधार में था और स्वदेशी की बात को लेकर चीनी लोगों ने यही संकल्प लिया था कि जिन अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराना है, उन अंग्रेजों की कोई वस्तु नहीं खरीदनी है, उन अंग्रेजों की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना है। तो पूरे चीन में स्वदेशी आंदोलन चला, अंग्रेजों का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी पहनावे का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी भोजन का बहिष्कार उन्होंने किया, अंग्रेजी नामों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी भवन जो बना दिए थे अंग्रेजों ने उनको तोड़ दिया, पूरी तरह से एक एक ईंट उसकी निकाल दी उन्होंने। इस तरह से पूरे चीन को उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता और गुलामी से आजाद कराया। बाद में थोड़े समय के लिए चीन में थोड़ा बिखराव आ गया था, कुछ अंग्रेज समर्थक नेताओं का चीन पर कब्जा हो गया था। फिर उन अंग्रेज समर्थक नेताओं को हटाने के लिए चीन में एक दूसरी क्रांति हुई जो माओ जेडोंग के नेतृत्व में हुई और 1949 में वो सफल हुई और 1 अक्टूबर 1949 को चीन उस क्रांति में सफल होकर अपने आप को गणराज्य घोषित किया। तब से चीन सारी दुनिया के सामने एक स्वदेशी और स्वावलंबी देश के रूप में आगे बढ़ा है। चीन ने जो सबसे अच्छा काम अपने देश में किया इस आंदोलन में से, उन्होंने ये देख लिया कि अंग्रेजों के रास्ते पर चलकर, अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को उपयोग करके, अंग्रेजी कानूनों को उपयोग करके अपने देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उन्होंने सारे अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी व्यवस्थाओं को हटा दिया। अंग्रेजों ने चीन में सेंट्रलाइजेशन कर दिया था उद्योगों में, चीन की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया उद्योगों में। उन्होंने कहा कि अंग्रेज बड़े उद्योग लगाते थे, चीन की सरकार ने कहा हम छोटे छोटे हजारों उद्योग लगाएंगे। एक बड़ी मोटर कार आप बनाते हैं एक ही कारखाने में, चीन की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया। उस मोटर कार का एक एक पुर्जा हजारों कारखाने में बनेगा और फिर किसी एक कारखाने में जाके उसकी असेंबली होगी। उन्होंने ऐसी अंग्रेजों से बिल्कुल उल्टी नीति बनाई, उसमें से चीन निकल आया। छोटे छोटे उद्योग लगे, गांव गांव उद्योग लगे और उसमें से चीन बढ़ता चला गया। फिर चीन की सरकार ने यह तय किया कि अंग्रेजों के जमाने में चीन में टैक्स बहुत हो गया था। चीन की सरकार ने कहा कि टैक्स हम कम से कम करेंगे और जो उद्योग उत्पादन करेंगे उनको टैक्स में ज्यादा से ज्यादा छूट देंगे। तो आज चीन की नीति है कि चीन में अगर कोई औद्योगिक उत्पादन करता है तो सरकार उसको कम से कम टैक्स लगाती है और जो व्यक्ति उत्पादन करके निर्यात करता है सरकार उसको टैक्स तो लगाती ही नहीं है, उल्टा उसको मदद करती है सब्सिडी के रूप में। उसको वो एक्सपोर्ट सब्सिडी कहते हैं और अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट सब्सिडी वो अपने उद्योगों को देते हैं। परिणाम क्या होता है कि चीन में बनने वाली 10 रुपए की चीज दुनिया के बाजारों में 5 रुपए में बिक जाती है, क्योंकि 10 रुपए की वस्तु पर 5 रुपए वहां की सरकार सब्सिडी में दे देती है। तो उन्होंने उद्योगों के लिए अपनी नीतियां बनाई, सब्सिडी एक्सपोर्ट में दी, उत्पादन पर कर सबसे कम लिया। चीन में बिजली दुनिया की सबसे सस्ती बिजली है।
भारत में हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमको बाजार में 3.5-4 रुपए देना पड़ता है, उद्योगों को तो 6-7 रुपए देना पड़ता है। चीन में यही 1 यूनिट बिजली 90 पैसे में उद्योगों को मिल जाती है। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती सड़कें, लोगों के ऊपर टैक्स कम से कम, व्यापार और उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा, निर्यात वाले उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा और खेती और किसानी करने वालों को तो सबसे ज्यादा बढ़ावा। इस तरह से चीन बढ़ता गया और आज सारी दुनिया के बाजारों में ज्यादा से ज्यादा सामान आपको मिलेगा तो चीन का माल मिलेगा। अमेरिका के बाजार में जाओ तो चीनी माल है, ब्रिटेन के बाजारों में जाओ तो चीनी माल दिखाई देगा। भारत के बाजारों में देख लो, दुकानें भरी पड़ी हैं चीनी सामानों से, चीनी खिलौने हैं, चीनी अगरबत्तियां, चीनी मोमबत्तियां, चीनी गणेश जी आ गए हमारे देश में, चीनी लक्ष्मी जी आ गई। अभी थोड़े दिन पहले दीपावली आके गई है, दीपावली पर चीन से बनाए हुए लक्ष्मी गणेश आकर भारत में बिक गए। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहां दीपावली के पहले कुछ और त्योहार आए, एक राखी का त्योहार आया, रक्षाबंधन का। मैं हैरान हो गया, हरिद्वार जैसे छोटे शहर में चीन की बनाई हुई राखी बिक गई। चीन की राखियां बिक जाती हैं, चीन के लक्ष्मी गणेश जी बिक जाते हैं, चीन के बनाए हुए बच्चों के खिलौने आकर इतने बिक रहे हैं कि भारत के सारे खिलौना बनाने वाले उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। तो चीन की हर वस्तु इतनी सस्ती, चीन की घड़ियां आकर दिल्ली के बाजार में बिकती हैं किलो के हिसाब से। घड़ी ले लो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तराजू में तौल के देता है। 1 किलो घड़ी 40 रुपए की, 2 किलो घड़ी 80-100 रुपए की। चांदनी चौक में आप जाइए दिल्ली में, चीन की घड़ियां किलो के हिसाब से मिलती है। इतनी सस्ती सस्ती चीजें। सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि चीन का माल इतना सस्ता क्यों है? कारण उसके 3 हैं। चीन की सरकार अपने उद्योगों को स्वदेशी नीति के हिसाब से आगे बढ़ाती है और स्वदेशी नीति उनकी क्या है कि जो चीन का उद्योग सामान बनाएगा और उसको दूसरे देश में बेचने के लिए जाएगा तो सामान के बनाने का जितना खर्चा आएगा सरकार दे देगी। वो ये उनकी नीति है। टैक्स तो लेना नहीं है, पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो भी सरकार दे देगी। और बिजली चाहिए तो सबसे सस्ती बिजली, मैंने कहा 90 पैसे यूनिट की बिजली है चीन में। हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उद्योगों में 6-7 रुपए यूनिट की है, उनके यहां 90 पैसे यूनिट की है। पानी उद्योगों के लिए सबसे सस्ता, सड़कें फोकट में बना के सरकार दे देती है उद्योगों के लिए। और चीन में कोई उद्योग लगाना हो और चलाना हो और कोई स्वदेशी व्यक्ति उस काम को करे तो 1 महीने के अंदर सारी व्यवस्थाएं सरकार करके दे देगी। सड़क बना देगी, बिजली के तार डल जाएंगे, लाइनें खिंच जाएंगी, पानी पहुंच जाएगा। 1-1.5 महीने में आप अच्छे से इंडस्ट्री शुरू करिए और आप एक्सपोर्ट करने लगे तब तो आपका सारा खर्चा सरकार उठा लेगी। तो ये जो स्वदेशी नीति उनकी है, इस स्वदेशी नीति को वो 1949 से पालन कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। और आज सारे दुनिया के सामने चीन एक देश के रूप में खड़ा है। मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि 1949 में चीन भुखमरी का शिकार था, भूखे मरने वाले लोगों का देश था और आज सारी दुनिया को भोजन करा दे इतना अनाज चीन में पैदा हो रहा है। सारी दुनिया के बाजारों को अपने सामानों से पाट दे इतना उत्पादन उनके देश में हो रहा है। तो चीन का इतिहास पढ़ें या जापान का, फ्रांस का इतिहास पढ़ें या अमेरिका का, इन सब देशों के इतिहासों में एक बात समान दिखाई देती है, वो ये कि जब जब इन देशों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और जब जब स्वदेशीपन अपनी अर्थव्यवस्था में अपनाया, इन देशों में क्रांतियां हुई और क्रांतियां सफल हुई और सफल होकर उन सभी देशों को इन क्रांतियों की मदद से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश उन्होंने बना दिया। 50 साल पहले का जापान, 50 साल पहले का चीन, 150 साल पहले का फ्रांस या 200-250 साल पहले का अमेरिका, किसी को विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी तरक्की करके इतना ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये सब देश तरक्की करके ऊपर आए तो उसके पीछे स्वदेशी का सिद्धांत, स्वदेशी का आंदोलन, स्वदेशी की भावना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को बनाए रखने की मन में जिजीविषा, इन सब मूल्यों ने मिलकर उनके देश को आगे बढ़ाया। अब मैं आखिर में भारत की बात करना चाहता हूं कि ये सारे देश अगर सफल हो सकते हैं स्वदेशी का सिद्धांत अपनाकर, तो भारत सफल क्यों नहीं हो सकता स्वदेशी का सिद्धांत अपनाकर? सीधी सी बात है।
अगर जापान सफल हो सकता है, फ्रांस सफल हो सकता है, अमेरिका सफल हो सकता है, चीन सफल हो सकता है, रूस सफल हो सकता है, तो भारत भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान का ये पूरा का पूरा अभियान जो भारतीयता और स्वदेशी को आधार बनाकर चल रहा है, जिसके मूल सिद्धांतों में भारतीयता और स्वदेशीपन है, ये भारत स्वाभिमान का अभियान भी पूरी तरह से सफल होगा इस देश में। दूसरी बात जो मुझे लगती है भारत स्वाभिमान के सफल होने के लिए वो ये कि इन 5 देशों में क्रांतियों का उदाहरण मैंने आपको दिया। ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जहां क्रांतियां हुई हैं पिछले 1000 वर्षों में। इन सभी देशों में क्रांतियां तभी हुई हैं जब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। भारत में भी इस समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत स्वाभिमान की क्रांति भी सफल होगी। हमारे देश में भ्रष्टाचार कितने चरम पर है, आप सभी ये बात को याद रखिए। हमारे देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, श्री राजीव गांधी। उन्होंने एक बार लोकसभा में ये कहा कि मैं देश की अर्थव्यवस्था में जब किसी नागरिक से 1 रुपए टैक्स का लेता हूं और बदले में वो 1 रुपए विकास के लिए उस नागरिक के पास देता हूं, तो उसके पास मात्र 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा तो भ्रष्टाचार और घूसखोरी में ही चला जाता है। ये बात श्री राजीव गांधी ने कही थी संसद में। बहुत सारे देश के अर्थशास्त्रियों ने उस समय श्री राजीव गांधी को यह कहा था कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। तो श्री राजीव गांधी ने कहा था कि शायद थोड़े दिनों के बाद लगेगा कि मेरी बात अतिशयोक्ति नहीं है। श्री राजीव गांधी अब जीवित नहीं है, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। हमारे देश की सरकार ने समय समय पर अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को नापने के लिए कई अध्ययन करवाए हैं और उन सभी अध्ययनों की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से 1 रुपया विकास के लिए नीचे किसी आदमी को भेजती है तो अब तो उसके पास 10 पैसा ही पहुंच पाता है। 90 पैसा तो घूसखोरी और भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। अब आप सोचिए कि जब देश के विकास के लिए 1 रुपया सरकार के द्वारा खर्च किया जाए और उसमें से 90 पैसा भ्रष्टाचार में चला जाए, घूसखोरी में चला जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि विकास के लिए खर्च होने वाले धन का 90% लूटमारी में जा रहा है। घूसखोरी माने लूटमारी, डकैती, सीधे सीधे डकैती और लूटखोरी में 90% धन जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? परम पूजनीय स्वामी जी आपको थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सारे देश के विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का जो 1 साल का बजट है 20 लाख करोड़ का है। अगर इस 20 लाख करोड़ में से 90% घूसखोरी और लूटखोरी में जा रहा है और मात्र 10% ही देश के विकास के काम में आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि साल में 20 लाख करोड़ में से 18 लाख करोड़ रुपए लूटा जा रहा है, बर्बाद हो रहा है और मात्र 2 लाख करोड़ रुपए ही विकास पे खर्च हो रहा है। 115 करोड़ की जनसंख्या में साल में 2 लाख करोड़ रुपए विकास का खर्च है, 18 लाख करोड़ घूसखोरी और भ्रष्टाचार में जा रहा है। इसका माने भ्रष्टाचार भारत में पूरे चरम पर है और आने वाले समय में अगर व्यवस्था को हमने नहीं बदला तो यह भ्रष्टाचार और बढ़ने वाला है। इसी भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम है कि भारत के नेताओं ने पिछले 63 साल में देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे में से 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूटकर विदेशी बैंकों में, स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रखा है। इसका माने भारत में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अब ध्यान दे देना है कि जब जब दुनिया के जिस देश में भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है उसी समय लोगों ने क्रांति की है। तो आज भारत में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में भी क्रांति अब होगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा। भारत का भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि यहां के लोग तो कफन को बेचकर खाने की तैयारी में बैठे हैं। इतने भयंकर भ्रष्टाचार वाले भारत में क्यों नहीं क्रांति सफल होगी? मुझे तो लगता है कि जरूर सफल होगी। इसलिए भारत स्वाभिमान के अभियान का मूल जो उद्देश्य है और मूल सिद्धांत है, भ्रष्टाचार की समाप्ति हमारा उद्देश्य है, सिद्धांत स्वदेशी और भारतीयता का है। मुझे लगता है कि जरूर यहां भी क्रांति सफल होगी। और एक बात मुझे जो ध्यान में आपके लानी है वो ये कि दुनिया के जिन देशों में भी क्रांतियां हुई हैं वो क्रांतियों के लिए भूमि बनी है जब वहां
वहां गरीबी बहुत बड़ी हो, भूखमरी बहुत बड़ी हो, बेरोजगारी बहुत बड़ी हो, महंगाई बहुत बड़ी हो। भारत में भी आप देखो गरीबी कितनी भयंकर है। 115 करोड़ भारतवासियों में 84 करोड़ भारतवासी इतने गरीब हों कि दिन में 20 रुपए भी खर्च करने के लिए उनके पास ना हो। हमारी 77% जनसंख्या भयंकर गरीबी में रह रही हो, और क्या गरीबी होगी। जब हम आजाद हुए थे तो 4 करोड़ भारतवासी गरीब माने जाते थे। अब आजादी के 63 साल में 84 करोड़ भारतवासी गरीब हो गए। माने आजादी के 63 साल में गरीबी 21 गुनी बढ़ गई। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि राजीव भाई गरीबी इसलिए बढ़ गई कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई। अगर जनसंख्या बढ़ने की बात देखेंगे तो आजादी मिली उस समय हम 33 करोड़ थे 1947 में, अब हम 115 करोड़ हो गए, तो जनसंख्या हमारी 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। तो 4 करोड़ की गरीबी 12 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन गरीबी 4 करोड़ लोगों से बढ़कर 84 करोड़ तक कैसे पहुंच गई। जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई। गणित के किसी सिद्धांत से हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते। अगर जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ रही है तो गरीबी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी 21 गुनी बढ़ गई। इसका एक ही उद्देश्य, एक ही का जवाब है, वो ये कि जनसंख्या भले 3.5 गुनी बढ़ी हो, लेकिन आजादी के 63 साल में इस देश की लूट 21 गुना बढ़ गई है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार 21 गुना बढ़ गया है, जिसके कारण ये गरीबी इस देश में बढ़ गई है। तो गरीबी इस देश में है जो क्रांति के लिए बहुत बड़ा आधार बनाता है। बेरोजगारी इस देश में कितनी भयंकर है। हमारी सरकार ये कहती है कि 2 हाथों से काम करने वाले भारत में 64 करोड़ लोग रहते हैं, जिनके 2 हाथों में दम है काम करने का। माने काम करने की उम्र जिन लोगों की है, ऐसे 64 करोड़ लोग इस देश में हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्किंग एज। हमारे देश में जिनकी काम करने लायक उम्र है वो 64 करोड़ हैं, और इनमें से सम्मानजनक काम सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को ही मिल पाया है आजादी के 63 साल में। जिसको हम कहते हैं सम्मानजनक रोजगार, वो सिर्फ भारत में 3.5 करोड़ लोगों को है। 64 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ लोगों को ही सम्मानजनक काम है, बाकी के लोगों को तो सम्मानजनक काम ही नहीं है इस देश में। और ये 3.5 करोड़ लोग कौन हैं? बैंकों में काम करने वाले, बीमा कंपनियों में काम करने वाले, सेना में काम करने वाले, वायुसेना में, नौसेना में, जल सेना में, थल सेना में, सरकार के पब्लिक सेक्टर में, राज्य सरकार में, कुल मिलाकर सरकारी स्तर पर काम करने वाले 3.5 करोड़ हैं। बाकी के लोगों के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को साल में 3 महीने काम मिलता है, किसी को साल में 2 महीने काम मिलता है, किसी को ठेला चलाना है, किसी को रेहड़ी लगानी है, किसी को सड़क के फुटपाथ पर बैठकर अपना माल बेचना है, वो भी शांति से नहीं बेच सकता। पुलिस वाले आते हैं, डंडा मार के कभी भी भाग जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पैसे वसूल के कभी भी चले जाते हैं। तो सड़क पर ठेली लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वालों को भी कोई सरकार इस देश में सम्मानजनक काम नहीं दे पाती है। किसानों का हाल इतना खराब है, आपने परम पूजनीय स्वामी जी के मुख से सुना, मात्र 40% खेत को ही पानी मिल पाया है, 60% खेती बिना पानी के है। भगवान ने पानी दे दिया तो खेती हो जाएगी, बारिश समय पर हो गई तो खेती हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हो पाएगी। इतना बुरा हाल खेतों का है। बहुत दर्दनाक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की 60% खेती पानी के बिना है, भगवान के भरोसे है, प्रकृति के भरोसे है। अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं बारिश हो पाए तो गांव से लोग उजड़ना शुरू हो जाते हैं। और सरकार के आंकड़े हैं कि हर 1 मिनट में 30 गांव के लोग गांव छोड़कर शहर भाग जाते हैं। वो झुग्गी झोंपड़ियों की जनसंख्या बढ़ाते हैं, फिर झुग्गी झोंपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गांव में बारिश नहीं हुई ठीक से, खेत में कुछ पैदा होगा नहीं, रोटी तो खानी है, पेट की आग तो बुझानी है, तो लोग शहर में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, धारावी में रहना शुरू करते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, झोंपड़पट्टियों में रहना शुरू करते हैं। और बहुत दुख से कहना पड़ता है कि मुंबई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, सिकंदराबाद जैसे बड़े शहरों में 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है। और उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है जहां 10 बाई 10 फीट की एक छोटी सी खोली होती है, उसमें 8-10 आदमी भेड़ बकरी की तरह से रहते हैं। कीचड़ होता है, नाली होती है, कुत्ते होते हैं, बदबूदार स्थिति होती है। मैं तो धारावी की झोंपड़पट्टियों में इतनी बार गया हूं, आप अगर जाएं तो नाक पर रूमाल रखे बिना 1 मिनट वहां खड़े नहीं हो सकते। आप कल्पना करिए कि लोग वहां सालों साल अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि गांव से
पूरी तरह से बेघर होकर उजड़कर वो शहर में आए हैं, क्योंकि गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गांव में खेतों को पानी नहीं है, क्योंकि खेतों में कोई उत्पादन की स्थिति नहीं है, गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं बन पाया, सरकार की नीतियां ऐसी नहीं है जो गांव में रोजगार का बढ़ावा कर सके, तो गांव उजड़ रहे हैं और शहरों में आकर झोंपड़पट्टियों की संख्याएं बढ़ रही हैं, रहने वाले लोगों की दुर्दशा वहां पर है। तो ऐसी नीतियां जब इस देश में चल रही हो और इतनी खराब हालत हो, तो क्यों नहीं क्रांति होनी चाहिए इस देश में, क्यों नहीं बगावत होनी चाहिए इस देश में, क्यों नहीं व्यवस्था बदलने की बात होनी चाहिए, क्यों नहीं कानून बदलने की बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ रही है। आप सब माताएं बहन अपना घर चलाती हैं, घर का बजट बनाना कितना मुश्किल हो गया है। 1992 के पहले 5,000 रुपए महीने में घर चलता था, अब 10 से 15,000 रुपए महीने में घर चलना मुश्किल हो गया है। महंगाई भारत में चरम पर पहुंच रही है और सरकार के हाथ पर फूले हुए हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि इस महंगाई पर लगाम लगाना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं और जो कानून बनाए हैं वो महंगाई बढ़ाने वाले ही है, और महंगाई को घटाने वाली नीतियां इनके पास है नहीं, कानून है नहीं। महंगाई बढ़ी हुई है, गरीबी बढ़ी हुई है, बेकारी बढ़ी हुई है, मारामारी इस देश में बढ़ी हुई है, लोगों की दुर्दशा है, किसानों की दुर्दशा है, मजदूरों की दुर्दशा है। आखिर ऐसा क्या नहीं है इस देश में जो क्रांति करने के लिए फलीभूत हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि रूस में, फ्रांस में, या फिर अमेरिका में, या तो जापान में, या तो चीन में जो क्रांतियां हुई, अगर वहां क्रांति होने के लिए 4-5 कारण थे, तो भारत में तो क्रांति होने के लिए 20 कारण हैं। इसलिए यहां भी क्रांति अब होगी और यहां भी व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा। मुझे इस बात का संपूर्ण विश्वास है। और जिस देश में भी क्रांति हुई, कोई एक व्यक्ति ने विचार दिया, कोई एक व्यक्ति ने उस विचार के प्रयास के लिए संगठन बनाया, संगठन बनकर खड़ा हुआ और लोगों ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया। हर एक देश में यह बात दिखाई देती है, अपने भारत में भी हमको यही दिखाई देता है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने एक विचार हमको दिया कि 15 अगस्त 1947 को तो अंग्रेजों को भगाया, लेकिन अब अंग्रेजियत को भगाना बाकी है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भगाया, लेकिन अंग्रेजी भाषा को भगाना बाकी है। 15 अगस्त 1947 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, लेकिन अभी 5,000 विदेशी कंपनियों को भगाना बाकी है। 15 अगस्त 1947 को एक अंग्रेजी कानून हटा इस देश में से, अभी 34,735 अंग्रेजी कानूनों को हटाना बाकी है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजी पुलिस अभी यहां है, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था है, अंग्रेजी कानून व्यवस्था है, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है। यहां तो भारत में सब कुछ वही है जो अंग्रेजों का है, बस इतना ही है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो चलता था, अब काले अंग्रेज चला रहे हैं। इसलिए भारत में आजादी की लड़ाई जो हुई है वो अधूरी है, उसको पूरा करने का काम हमें करना है। हमारे देश के क्रांतिवीर भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, ऐसे 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को भगाकर आजादी हमारे हाथ में दी है। अब हमें क्या करना है, उस आजादी की व्यवस्था को बदल के स्वदेशी और स्वतंत्र व्यवस्था बनाना है। ये काम हमें करना है। शहीदों ने एक काम किया, हमें उसके आगे का दूसरा काम करना है। हमारे देश में शहीद जितना करके गए उसके आगे का काम हम कर पाए, इसी के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है। ऐसा अभियान कभी 1975 में हमारे देश के एक महानायक जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई, दोनों किडनियां उनकी फेल हो गई। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन उठाया था, संपूर्ण क्रांति की बात उन्होंने की थी, और हर व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है। तो माननीय जेपी जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू हुआ। एक कदम आगे बढ़ा, उन्होंने सत्ता बदल दी, और ऐसी सत्ता बदल दी जिसके बदलने की किसी को कल्पना नहीं थी। एक जमाने में कोई ये सोच नहीं सकता था भारत में कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार कभी गिर सकती है। माननीय जेपी जी के नेतृत्व में चले आंदोलन ने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया, सत्ता को बदल दिया। फिर आगे व्यवस्था बदलने का जो काम था वो अधूरा रह गया, क्योंकि जयप्रकाश जी समय से पहले चले गए, वो काम बिखर गया। मुझे ऐसा लगता है
कि माननीय जेपी जी का अधूरा काम और 1947 में जो अधूरा काम छूट गया क्रांतिकारियों से, जो पूरा होना चाहिए था, भगवान ने वही काम हमारी झोली में डाला है, भारत स्वाभिमान की झोली में डाला है। भारत स्वाभिमान इस अधूरे काम को पूरा करेगा और इस काम में पूरी तरह से सफल होगा, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। और इस विश्वास के होने का एक और कारण है कि जब भी कमान, जब भी नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो सन्यासी है, जब भी नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो निस्वार्थी है, जब भी नेतृत्व किसी ऐसे आदमी के हाथ में होता है जिसको सत्ता की आकांक्षा नहीं, जिसको सिंहासन की आकांक्षा नहीं, जिसको पद की आकांक्षा नहीं, ऐसे नेतृत्व के साथ होने वाला आंदोलन हमेशा सफल होता है। उसको असफल करने की ताकत दुनिया में किसी में कभी नहीं रही है। तो अपना भारत स्वाभिमान का आंदोलन भी ऐसा ही आंदोलन है। अपने को सत्ता नहीं चाहिए, अपने को संपत्ति नहीं चाहिए, अपने को पद नहीं चाहिए, अपने को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अपने को सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। अपने को तो एक और एक मात्र चाहिए कि भारत की गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, भूखमरी दूर हो, हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा वैभवशाली बने, सबसे ज्यादा समृद्धशाली बने, सबसे ज्यादा संपत्तिशाली बने, दुनिया के चरम पर भारत पहुंचे। जो 18वीं शताब्दी का भारत सारी दुनिया में सिरमौर था, अर्थव्यवस्था में सबसे आगे, शिक्षा में सबसे आगे, तकनीक में सबसे आगे, विज्ञान में सबसे आगे। 18वीं शताब्दी का भारत अगर इतना ऊंचा हो सकता है तो 21वीं सदी का भारत तो और ऊंचा हो सकता है। सत्ता के, पद के, प्रतिष्ठा के लोभ और लालच के बिना सारे देश के लाखों लाखों क्रांतिवीर जो भारत स्वाभिमान में जुड़े हैं, सेनानी बने हैं, ये जब लग जाएंगे, अपने संकल्प को, अपनी जिजीविषा को चरम पर लेके जाएंगे, मन में आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम इसको कर देंगे और सफल हो ही जाएंगे। ऐसे आत्मविश्वास और ऐसे संकल्प शक्ति से अगर हम बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी ही मदद करेगा और भगवान हमको जरूर आशीर्वाद देगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।